नमस्कार। आज का हमारा इस ई व्याख्यान का टॉपिक है सामंतवाद का पतन। सामंतवाद का पतन कोटा विश्वविद्यालय कोटा के बीए प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के विश्व इतिहास की रूपरेखा का पहला अध्याय है। इस अध्याय में हम आज बात करेंगे सामंतवाद के पतन की। तो सबसे पहले हम सामंतवाद क्या है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। मार्क ब्लॉक के शब्दों में अगर हम बात करें तो उनके अनुसार सामंतवाद के अंतर्गत एक योद्धा वर्ग ने किसानों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया तथा उनका शोषण किया। इसलिए ऐसी शोषण मूलक प्रथा का अंत होना ही था। यह शब्द हैं मार्क ब्लॉक के अनुसार सामंतवाद के बारे में। दूसरा हम कथन जो है वो है कार्ल मार्क्स का। उनके अनुसार यूरोप की बाहरी दुनिया की खुली लूट खसोट से, दास प्रथा के विकसित होने से और इन स्थानों के लोगों की हत्या करने से जो खजाना यूरोप के देशों में लाया गया उसे पूंजी में परिवर्तित कर दिया गया। यह शब्द हैं कार्ल मार्क्स के। आगे हम बात करते हैं सामंतवाद की परिभाषा की। मध्ययुगीन यूरोपीय सभ्यता के निर्माण और विकास में जिन तत्वों ने काम किया उनमें एक विशेष तत्व है सामंतवाद। यूरोप वासियों के जीवन के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को सामंतवाद ने न केवल प्रभावित किया अपितु अपने उत्तरोत्तर विकास के लिए वे इस पर आधारित भी थे। सामंतवाद की उत्पत्ति किसी राजाज्ञा अथवा राजा की आज्ञा के द्वारा नहीं हुई और न ही यह कुछ मनुष्यों की मस्तिष्क की ही देन थी, अपितु यह उस युग की स्वाभाविक आवश्यकता थी। इतिहास की अधिकांश आर्थिक एवं सामाजिक रचनाओं के अनुसार सामंतवाद भी स्थान, समय और मानव के अनुकूल था। मोटे तौर पर यूरोप में सामंतवादी व्यवस्था का उदय मध्ययुगीन अराजकता एवं बर्बर आक्रमणों का प्रतिफल था। मध्ययुगीन यूरोप में शांति, व्यवस्था, सुरक्षा, संरक्षण एवं सहायता प्राप्त करने की भावना ने सामंत प्रथा को विकसित किया। मार्क ब्लॉक के शब्दों में यूरोपीय सामंतवाद की आधारभूत विशेषताएं हैं। अधीन कृषक वर्ग अर्थात गुलाम किसानों का एक वर्ग। चूंकि तनख्वाह देना असंभव था अतः उसके स्थान पर बड़े पैमाने पर जागीर दिए जाने की प्रथा। विशिष्ट योद्धा वर्ग की प्रभुसत्ता, आज्ञा पालन तथा संरक्षण रूपी बंधन जो इंसान को इंसान से बांधते हैं, और योद्धा वर्ग जो एक खास तरह की ताबेदारी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। सत्ता का विखंडन जो निश्चय ही अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त करता है। इस प्रकार सामंतवाद सामाजिक संगठन की वह व्यवस्था थी जिसके तहत प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों एवं कर्तव्यों का निर्धारण उसके भूमि पर अधिकारों के आधार पर होता था। इसके अंतर्गत बड़े भूस्वामी उन प्रभुसत्ता जनित अधिकारों का उपयोग करते थे जिन पर पहले राजाओं का अधिकार था, तथा किसानों को अपने उत्पादन का एक हिस्सा सामंतों को देना होता था। यहाँ हमें सामंतवाद के 3 लक्षण दिखाई देते हैं: जागीर, संरक्षण और संप्रभुता। जागीर साधारण भूमि थी। संरक्षण का अर्थ था भूमिदाता तथा भूमि पाने वाले के मध्य निकट संबंध। संप्रभुता का अर्थ था अपने क्षेत्र में भूस्वामी का पूर्ण या आंशिक स्वामित्व। इस संगठन के शीर्ष पर राजा और सबसे नीचे कृषि दास थे, जिनके बीच में स्वामी और सेवक दोनों ही होते थे। राजा एवं कृषि दास को छोड़कर इस पिरामिड नुमा संगठन में प्रत्येक सामंत अपने से नीचे व्यक्तियों के स्वामी थे और
ऊपर के व्यक्तियों के सेवक होते थे। कानूनी रूप से समस्त भूमि राजा की ही थी, किंतु इतना ही प्रत्यक्ष संबंध था कि आवश्यकता पड़ने पर ये राजा की सैनिक सहायता करते थे। सामंतों के भी सामंत हुआ करते थे। निर्बल और सामान्य लोगों ने भी अपनी स्वतंत्रता का परित्याग कर अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली सामंतों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। जागीरों में जागीरदार शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने, कर वसूलने एवं न्याय प्रदान के लिए उत्तरदायी थे। पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली के यूरोप में मुख्यतः सामंतवादी प्रणाली ही थी, जिसकी अर्थ विषयक विशेषताएं इस प्रकार हैं, जैसे कि सबसे पहले हैं निजी संपत्ति का केंद्रीकरण, दूसरी है कृषि प्रधान प्रणाली, तीसरी है वस्तु विनिमय प्रणाली तथा चौथी है उत्पादन जीवन निर्वाह के लिए ही होना, और पांचवा है अर्थव्यवस्था का संचालन सामंती रिवाजों द्वारा होना। धीरे धीरे सामंतवादी आर्थिक प्रणाली का स्थान पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली ने ले लिया। इस परिवर्तन को समझने के लिए हमें सामंतवादी अर्थव्यवस्था के उत्थान एवं पतन की पृष्ठभूमि में जाना होगा। आगे हम बात करते हैं सामंतवाद के पतन के कारणों की। 13वीं शताब्दी के शुरू में सामंतवाद का पतन शुरू हुआ। ऐसी व्यवस्था का पतन निश्चित है जिससे कुछ थोड़े से लोगों को अधिक लोगों की अपेक्षा प्रमुखता दी जाती है तथा जो सैकड़ों की उपेक्षा एवं वेदना पर फलती फूलती हैं। सामंत प्रथा असमानता, अत्याचार, शोषण, अमानवीय दृष्टिकोण जैसे सिद्धांतों पर आधारित थी। अतः इस प्रकार की व्यवस्था का पतन होना अवश्यंभावी था। यह स्मरणीय है कि यह पतन प्रशासन की एक विधा के रूप में ही हुआ, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था के रूप में यह प्रथा बहुत दिनों तक बनी रही। साथ ही सभी राष्ट्रों में सामंतवाद का पतन एक समय में नहीं हुआ। पश्चिमी यूरोपीय देशों में सामंतवाद का पतन पहले हुआ और मध्य तथा पूर्वी यूरोपीय देशों में बाद में इस प्रकार की व्यवस्था का पतन हुआ, सामंतवाद का पतन हुआ। तो अलग अलग देशों में अलग अलग समय में इस प्रकार की व्यवस्था का पतन हुआ। सबसे जो पहला मुख्य कारण है वह है नए हथियारों एवं बारूद का चलन। इसमें हम देखते हैं कि नए शस्त्रों के प्रचलन, सामरिक पद्धति में परिवर्तन और विशेषतः बंदूक एवं बारूद के बढ़ते प्रयोग के कारण भी सामंतवाद का शीघ्रता से पतन हुआ। अभी तक सामंती किलों पर तीरों की मार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, परंतु अब बंदूकों एवं तोपों की मार से किलों की दीवारें सामंतों की रक्षा करने में असमर्थ थी। राजा अब बारूद एवं गोलाबारी द्वारा सामंतों के किलों पर आसानी से कब्जा कर लेते थे। दूसरा जो मुख्य कारण है वो आता है कृषि उत्पादन में वृद्धि। कृषि क्षेत्र की तकनीक में परिवर्तन से उत्पादकता में वृद्धि हुई। कृषि क्षेत्र में 2 खेत प्रणाली के स्थान पर 3 खेत प्रणाली का उदय हुआ। यद्यपि यूरोप में 8वीं शताब्दी में भी इस प्रकार की प्रणाली के पाए जाने के प्रमाण मिलते हैं, किंतु इस प्रणाली के प्रयोग का विस्तार 11वीं शताब्दी के आसपास देखने को मिलता है। 3 खेत प्रणाली के अंतर्गत कृषि योग्य भूमि को 3 बराबर टुकड़ों में बांट दिया जाता था। राई या गेहूं सर्दी में पहले से खेत में उगाया जाता था तथा मटर और ओट्स आदि बसंत ऋतु में दूसरे खेत में तथा तीसरा खेत खाली छोड़ दिया जाता था।
इस प्रकार की 3 खेत प्रणाली का उदय हुआ। इस प्रणाली में जो खेत पहले वर्ष खाली छोड़ दिया जाता था उस पर अगले वर्ष खेती की जाती थी तथा दूसरे को खाली छोड़ दिया जाता था। इस 3 खेत प्रणाली के विस्तार से कृषि उत्पादन में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई, अतः अधिक लोगों का भरण पोषण संभव हुआ। परिणाम स्वरूप 1000 ईस्वी तथा 1300 ईस्वी के मध्य यूरोप की जनसंख्या लगभग दुगनी हो गई। शहरों के विकास और जनसंख्या के घनत्व में वृद्धि हुई। अब किसान की सामंत पर निर्भरता कम हो गई, जिससे सामंतवादी प्रणाली का पतन शुरू हुआ। तीसरा जो मुख्य कारण है सामंतवाद के पतन का, वो है धर्म युद्धों का प्रभाव। सामंतवाद के पतन के लिए धर्म युद्ध, इनका समय था 1095 ईस्वी से 1291 ईस्वी के मध्य। इस समय में सामंतवाद के पतन के लिए धर्म युद्ध भी जिम्मेदार थे। धर्म युद्धों में भाग लेने वाले बहुत से सामंतों ने या तो अपनी जमीन बेच दी थी या उसे गिरवी रख दिया था। इस तरह सामंती शक्ति तथा प्रभाव राजाओं अथवा व्यापारियों के हाथ में चले गए। अनेक सामंत इन युद्धों में मारे गए और उनकी भूमि राजाओं के द्वारा जब्त कर ली गई। तो इस प्रकार से इन धर्म युद्धों के प्रभाव में भी सामंतों की स्थिति बिगड़ती चली गई और उनका पतन हुआ। चौथा जो कारण है वो है व्यापारिक वर्ग का अभ्युदय। धर्म युद्धों के परिणाम स्वरूप यूरोप के वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। धर्म युद्धों के समय यूरोप के लोगों को नए नए देशों का ज्ञान हुआ, वे अन्य देशों से परिचित हुए। पूर्व की भोग विलास की वस्तुओं की मांग यूरोप में होने लगी। फलतः व्यापारिक वर्ग का उदय हुआ। व्यापारियों ने खूब धन कमाया। कितने ही व्यापारी सामंतों से अधिक संपन्न थे। इस प्रकार इस वर्ग के पास धन था, बुद्धि थी, परंतु समाज तथा प्रशासन में महत्व नहीं था। सामंतों की तुलना में इनको निम्न कोटि का समझा जाता था, अतः वे सामंतों से ईर्ष्या करने लगे और उनके दमन के लिए राजाओं को आर्थिक सहयोग देने लगे। व्यापार के विकास में 1200 ईस्वी से 1400 ईस्वी के मध्य यूरोप में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाले व्यापारिक मेलों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया। ये मेले यूरोप के महत्वपूर्ण शहरों में आयोजित होते थे तथा कई सप्ताह तक चलते थे। उत्तरी यूरोप के व्यापारी अपनी वस्तुएं अनाज, मछली, ऊन, कपड़ा, लकड़ी, लोहा, नमक आदि का विनिमय दक्षिणी यूरोप के व्यापारियों की वस्तुओं जैसे मसाले, सिल्क, शराब, फल, सोना, चांदी आदि से करते थे। 15वीं शताब्दी में इन मेलों का स्थान व्यापारिक शहरों ने ले लिया, जहां वर्ष भर व्यापार चलता था। व्यापार के विकास ने निर्मित वस्तुओं की अधिक मांग को जन्म दिया। 16वीं शताब्दी में हस्तकला उद्योग, जिनमें शिल्पकार अपने औजार तथा कच्चे माल से एक स्वतंत्र लघु उद्योग द्वारा उत्पादन करने का स्थान अपेक्षाकृत बड़े उद्योगों ने ले लिया। धीरे धीरे पूंजीवादी आर्थिक प्रणाली का जन्म हुआ, जिससे सामंतवादी आर्थिक प्रणाली का पतन हुआ। व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग धंधों के विकास के परिणाम स्वरूप यूरोप में अनेक नए नए कस्बों तथा नगरों का विकास हुआ। कस्बों और नगरों के व्यवसायियों को सस्ते मजदूरों की आवश्यकता थी, अतः उन्होंने गांवों के किसानों तथा कृषि दासों को प्रलोभन देकर नगरों में आकर बसने के लिए प्रेरित किया। सामंतों की यह पसंद नहीं आया, अतः दोनों वर्गों में संघर्ष शुरू हो गया। राजा भी सामंतों से छुटकारा चाहते थे। नवोदित वर्ग भी व्यापार के हितों के लिए राजा का समर्थन एवं संरक्षण चाहता था। व्यापारी वर्ग ने राजाओं को सहयोग देकर सामंतों की शक्ति को कम करने में उल्लेखनीय भूमिका निभाई। तो इस प्रकार से सामंतवादी प्रथा को समाप्त करने में व्यापारी वर्ग ने राजाओं का सहयोग किया और राजाओं ने व्यापारी वर्ग का सहयोग किया। इस प्रकार से जो है ये जो बीच का जो मध्यस्थ था सामंत, इसको समाप्त किया गया। अगला जो कारण आता है वो है राजा की शक्ति में वृद्धि।
स्थायी सेना हो जाने से राजा की शक्ति में वृद्धि हुई। विभिन्न वर्गों के सहयोग ने भी राजा की शक्ति बढ़ाई। मुद्रा के प्रचलन ने राजा को अपने अधिकार कायम करने में एक और सहूलियत प्रदान की। वह प्रत्यक्ष रूप से अपने राज्य में कर लगाने लगा। राजा ने एक स्वतंत्र नौकरशाही का सृजन करके भी प्रशासनिक क्षेत्र में सामंतों के प्रभाव से मुक्ति पाई। इन विभिन्न कारकों ने राजा की शक्ति को निरंकुश बनाने एवं सामंतों को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। अगला जो रीजन आता है सामंतवादी प्रणाली के पतन का, वो है किसानों का विद्रोह। सामंत प्रथा किसानों के शोषण पर आधारित थी। उन पर वे घोर अत्याचार करते थे। सामंती उत्पीड़न से क्षुब्ध होकर किसानों ने सामंत प्रथा का विरोध किया। किसानों के संगठित विद्रोह को दबाना सामंतों के लिए कठिन हो गया। इन्हीं दिनों एक ऐसी घटना घटी जिससे किसानों के विद्रोह ने व्यापक रूप धारण कर लिया। इन्हीं दिनों 1348 ईस्वी में एक विभीषण महामारी ने, जिसे कि काली मृत्यु कहा जाता है, इसने यूरोप की लगभग आधी जनसंख्या का सफाया कर दिया। खेतों में काम करने वाले किसानों एवं मजदूरों की भारी कमी हो गई। इंग्लैंड में कृषि दासों ने अपने काम के लिए उचित पारिश्रमिक जैसे अधिकार की मांग की, किंतु इंग्लैंड की सरकार ने सामंतों के प्रभाव में आकर किसानों को दबा दिया। 1381 ईस्वी में वाट टाइलर के नेतृत्व में इंग्लैंड के हजारों किसानों ने विद्रोह किया। किसानों के इस विद्रोह में शिल्पियों, कारीगरों तथा निम्न श्रेणियों के पादरियों ने भी भाग लिया। लगभग इसी समय फ्रांसीसी किसानों में और भी व्यापक विद्रोह हुआ। इसे तथा अन्य किसान विद्रोहों की कठोरतापूर्वक दबा दिया गया। वाट टाइलर को छुरा घोंप कर मार दिया गया, जिसके नेतृत्व में इंग्लैंड में हजारों किसान विद्रोह कर रहे थे। पादरी जॉन बॉल, जिसने किसानों की तरफदारी की थी, उसको भी फांसी दे दी गई, परंतु किसानों का स्वतंत्र प्रेम नहीं मरा था। इस तरीके से दबाने के बाद भी शहरों के उदय के कारण अब किसानों का सामंतों पर निर्भर रहना आवश्यक नहीं रह गया, क्योंकि वे शहरों में रोजी रोटी कमा सकते थे। इस तरह कृषक विद्रोहों ने सामंतवाद की नींव हिला दी। तो यह भी एक महत्वपूर्ण रीजन है। किसानों ने जो विद्रोह किए अपने अधिकारों के लिए, चाहे इन विद्रोहों को किसी भी तरीके से बर्बरतापूर्वक दबाया गया हो या उसको रोका गया हो, लेकिन फिर भी किसानों के स्वतंत्र प्रेम को वह नहीं दबा पाए और उन्होंने अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ते रहे, विद्रोह करते रहे। नेक्स्ट जो रीजन है, महत्वपूर्ण जो कारण है सामंतवादी प्रथा के पतन का, वह है सामंतों के पारस्परिक संघर्ष। सामंत वर्गों के भी आपस में जो संघर्ष होते थे, वह भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है उनके पतन के लिए। सामंतों के पारस्परिक संघर्ष भी सामंतवाद के पतन का एक बड़ा कारण था। सभी सामंत अपनी अलग अलग सेना रखते थे। इन सेना ने एक ओर तो बर्बर आक्रमणकारियों से अपने देश की रक्षा की, दूसरी ओर आपस में लड़कर सामंती शक्ति को क्षीण किया। अर्थात सामंतों की सेना ने जब एक दूसरे से युद्ध किया तो एक दूसरे की शक्ति का विनाश किया। फ्रांस और इंग्लैंड में इस तरह के संघर्ष उल्लेखनीय रहे हैं। तो सामंतों के जो पारस्परिक संघर्ष हुए, उससे भी सामंतों की शक्ति का विनाश हुआ और सामंतवादी प्रणाली का पतन हुआ। अंतिम जो मुख्य कारण है सामंतवाद के पतन का, वो है परिवर्तित परिस्थितियां। कई सामंत तंत्र के शत्रु बन गए, क्योंकि उनमें से कुछ ने यह देखा कि वेतन के लिए श्रम करने वाले स्वतंत्र किसान बाध्य होकर काम करने वाले कृषि दासों की अपेक्षा
अधिक फसल पैदा करते थे। अर्थात जो स्वतंत्र किसान थे, जो मुक्त रूप से किसानी करते थे या कृषि करते थे, उनका उत्पादन जिन दास किसानों की अपेक्षा अधिक होता था। बहुत से भूमिपति जो धन के लिए लालायित थे, इस बात के इच्छुक थे कि उनके कृषि दास या तो धन देकर अपनी स्वतंत्रता खरीद लें या लगान चाकरी के रूप में न देकर पैसे के रूप में दें। कुछ भूमिपति ऐसे भी थे जो अपनी जागीर के नीरस जीवन के बजाय शहर में या राज दरबार में रहना पसंद करते थे। इस प्रकार बदलती हुई परिस्थितियां सामंत तंत्र के पतन का कारण बनी। इन सारी परिस्थितियों के फलस्वरूप ही सामंतवादी का पतन होना अवश्यंभावी था और धीरे धीरे सामंतवादी प्रथा का अंत हुआ और पूंजीवादी व्यवस्था का उदय हुआ। धन्यवाद।